मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज 11 का अध्ययन करेंगे। मैं सोचता हूं कि आप लोग सावधानी के साथ अपना कर्तव्य कर रहे होंगे और मैंने आपको शुरू में कहा था, आज भी मैं आपको रिकॉल करा दूं, ये क्वेश्चंस आपके लिए मील के पत्थर बनेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से। तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें एक किताब का नाम लिखा है, निम्नलिखित में कौन है जिसने डेस्टिनी विद द ट्रस्ट नामक पुस्तक को लिखा था। क्लियर? तो इसका हम लोग पहले तो आंसर का वो निशान लगा लेते हैं, आंसर कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि और हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीजें आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929, स्थान है लाहौर, और इस लाहौर में क्या चल रहा है? तो आप कहेंगे कि सर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू सर। कल हमने बताया था कि इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो कहा था महात्मा गांधी चुने गए थे। ठीक है, सेकंड होल्ड किया था सर पटेल ने, सरदार पटेल ने, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को अध्यक्षता दे दी थी। यहां तक हमने बताया था। और इसी नेहरू जी ने, मतलब इसी समय नेहरू जी ने, ठीक है, 12:01 पर जो देश के नाम संबोधन किया था, उस संबोधन को उन्होंने अपनी किताब डेस्टिनी विद द ट्रस्ट में लिखा है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा, केपीएस मेनन। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, केपीएस मेनन का। और केपीएस मेनन सर कौन है? तो आइए देखते हैं केपीएस मेनन सर को कौन है ये। तो आपको याद रखना है कि जो केपीएस मेनन सर हैं, ये एग्जैक्टली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे या विदेश सचिव थे। ठीक है ना, ये विदेश सचिव थे। क्लियर? और इनकी किताब क्या है? आप कहेंगे मिनी वर्ल्ड, और वर्ल्ड है, ठीक है, विश्व, दुनिया, वर्ल्ड है। और ये जो है इनकी आत्मकथा है, मतलब एन ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? केपीएस मेनन की। और के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, ये गुजराती हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे ये। और इन्होंने सत्यभामा, भामा, ठीक है, और कृष्ण के 5 अवतार, कृष्ण के 5 अवतार, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध किताब है। इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कौन है? संविधान सभा के सदस्य हैं और सदस्य रहे हैं, और इन्होंने कार्यकारी समिति का नेतृत्व भी किया था। सबसे छोटी समिति थी संविधान सभा की, क्या थी? आप कहेंगे वर्किंग कमेटी या ऑपरेटिंग कमेटी या कार्यकारी समिति। अब जहां तक एस गोपालन सर की बात आती है कि एस गोपालन सर कौन है, तो आप कहोगे बच्चों की जो एस गोपालन सर हैं, ठीक है, ये एस गोपालन सर सर राधाकृष्णन सर हैं या सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर हैं, उनकी जीवनी को उन्होंने लिखा है। मतलब बायोग्राफर आप हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, कौन है? तो आप कहेंगे एस गोपालन है। मतलब एस गोपालन ने ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बायोग्राफी को या जीवन चरित्र को लिखा है। क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है और आप देख रहे हैं कि इसमें अनेक क्वेश्चन आपको बने। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं है। क्लियर? तो पहला तो आप एक काम करो कि जो इंडिगो विद्रोह है इसके बारे में जानो कि ये इंडिगो विद्रोह है क्या चीज यार। ठीक है, तो देखो जो इंडिगो विद्रोह होता है ना, इंडिगो मतलब क्या हुआ? नील ना, नील हुआ।
ठीक है। नील, वही नील जो कपड़े से रंगा जाता है, ठीक है। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? आप कहेंगे नादिया में हुआ है। नादिया कहाँ है? बंगाल में है, ठीक है। और इस विद्रोह का नेता कौन है? तो आप कहोगे कि सर दिगंबर हैं, दिगंबर विश्वास और उनके भाई हैं विष्णु विश्वास, ठीक है। ये इसके नेता हैं, ठीक है, ये भी आप जान गए। अब एक काम आप और कर लो, ठीक है। वो क्या करना है आपको? देखो, इसमें कुछ नाम आता है, पर इसे तो डेट लिख लो कब हुआ था। ये 1859 में हुआ। अगर मान लो 59 नहीं दिया तो 60 कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 59-60 में होता है, ठीक है। और क्यों होता है? जो यूरोपीय मालिक हैं, नील की जो व्यापार करते हैं, ठीक है, या जमींदार हैं, ठीक है, उनके अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था। और अब हमको ये देखना है कि हरिचंद मुखर्जी के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर नील विद्रोह पर लिखने वाले 2 समाचार पत्र थे। एक हिंदू पैट्रियट था, हिंदू पैट्रियट, और दूसरा था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, क्लियर ना? तो सोम प्रकाश किसका है? आप कहोगे कि सर ये तो ईश्वरचंद विद्यासागर का है। हिंदू पैट्रियट किसका है? तो आप कहोगे कि सर ये लिखा हुआ हरिचंद मुखर्जी सर का है ये, ठीक है। हिंदू पैट्रियट, क्लियर, ये हरिचंद मुखर्जी सर का है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलने जा रहा हूं। हिंदू पैट्रियट के एक पत्रकार थे कृष्णदास पाल। कौन है? कृष्णदास पाल। और कृष्णदास पाल को क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ, ठीक है, इंडियन जर्नल्स, ठीक है। तो ये भी आपने जान लिया, हरिचंद मुखर्जी के बारे में जान लिया, दिगंबर विश्वास के बारे में भी जाना आपने, विष्णु विश्वास के बारे में भी जाना। अब दूसरा है कि दीनबंधु मित्रा का क्या इंडिगो विद्रोह से संबंध है? तो आप देखो, एक चीज याद रखना कि दीनबंधु मित्रा ने, ठीक है, एक उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास का क्या नाम है? तो आप कहोगे कि सर उस उपन्यास का नाम था नील दर्पण, ठीक है। ये नील दर्पण है, इस उपन्यास का नाम है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ और बन सकता है कि उस समय वाइसराय कौन था? तो आप कह देना कि सर उस समय वाइसराय कैनिंग थे, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने ये जो विद्रोह हुआ है, इंडिगो विद्रोह हुआ है, इसकी जांच के लिए, ठीक है ना, इसकी जांच के लिए इन्होंने सेनेटकर कमीशन, कौन सा कमीशन? तो आप कहोगे कि सर सेनेटकर कमीशन का गठन किया था। सेनेटकर आयोग, क्लियर हो गया? अच्छा, दीनबंधु मित्रा को भी आपने जान लिया। केशव चंद्र सेन को यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाजी हैं, ठीक है। और 1860 में ये ब्रह्म समाज के अंदर आते हैं। देखो, डेट के लिए बहुत गारंटी नहीं होती, ठीक है। 60 में आते हैं। 60 में इन्होंने संगत सभा का निर्माण किया था, ठीक है ना। बाद में द्वारिकानाथ टैगोर ने इनको क्या किया था? तो आप कहोगे कि ब्रह्म समाज का प्रिंसिपल बना दिया था। तो ये देखो, दूसरा में भी बहुत क्वेश्चन आए और अच्छे क्वेश्चन आए। तीसरा कह रहा है कि सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है? ये पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब सत्य पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने आपको इसके पहले भी टेस्ट में बता रखा है कि 1917 में, ठीक है। कौन था? तो 1917 में मैडम थी, कौन मैडम? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आप कह देते सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्या है? ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, ये सही है, ये गलत है। ये सही है तो कैसे है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं, और इसी पद पर रहते हुए उन्होंने दम भी तोड़ा है लखनऊ में, ठीक है। देखिए, ये भी गलत है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, तो आप कहोगे कि सर राजकुमारी अमृता कौर थी।
राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा कि अमृता कौर ने ही एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर के ही, ठीक है, पौरुष का परिणाम है। क्लियर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो अमृता कौर हैं यह कहीं आप सिख न समझ लें, ठीक है, ये यहूदी महिला है, ठीक है। कौन सी महिला है? आप कहेंगे कि यहूदी धर्म को मानती थी ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि चौथा तो गलत है। तो अब ऐसी स्थितियों में हमको क्या निशान लगाना है? तो ऐसी स्थितियों में हमको तो केवल एक ही आंसर मिला ना, एक ही चीज हमको सही मिली, और वो क्या है? केवल 2, ठीक है। अब आप एक काम कर लो और आगे तो कुछ थोड़ी सी चीजें और जान लो। देखो, जो सरोजिनी नायडू हैं इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। एक तो आप ये जानते हो, भारत कोकिला, ठीक है, कोकिला, ठीक है, मेलोडियस, इनकी मधुर आवाज के कारण इनको कोकिला कहा जा रहा है। दूसरी चीज, सरोजिनी नायडू का जो मूल नाम है वो सरोजिनी चट्टोपाध्याय है, ठीक है। और लेकिन ये नायडू कैसे हो गई? इनके पति का नाम है, इन्होंने प्रेम विवाह किया है, ठीक है। और ये बस कहाँ गई फिर पति के साथ? तो ये पति इनके हैदराबाद के रहने वाले थे, तो ये हैदराबाद में ही बस गई, ठीक है। और हैदराबाद में इन्होंने अपना घर बनाया, तो उस घर का नाम इन्होंने क्या रखा? गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम रखा, ठीक है ना। एक तो आप ये चीज याद रखना, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और दूसरी चीज आप याद रखना कि इनका जो पहला उपन्यास है उसका नाम भी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसके साथ साथ यार एक चीज आप इनके बारे में और जान लेना कि इनका एक और उपन्यास है, ठीक है, फीदर एंड डॉन, फीदर एंड डॉन, ठीक है। लेकिन जो इनका अंतिम उपन्यास है जिसको लिखने से पहले वो मर गई थी, वो है ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग, ठीक है। तो ये पूरा नहीं कर पाई थी लखनऊ में, और लेकिन इसको पूरा किसने किया? आप कहेंगे उनकी बेटी पद्मजा नायडू ने इसे पूरा किया था। क्लियर ना? ये हो गया। और अब आप आगे चलिए। इसका मतलब चौथा क्वेश्चन छूट गया है, सॉरी बच्चों, और हम लोग 5वें पे आ गए, ठीक है। टाइपिंग फॉल्ट है। अब 5वां देखिए, 1920 के दशक में बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं में निम्नलिखित में से किस महिला का संबंध है? ठीक है, तो 1920 का मतलब है 20 के बाद और 30 के बीच, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो इस समय बंगाल में कोई क्रांतिकारी घटना हुई है? तो आप कहोगे यस सर, मास्टरदा या सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो उसमें कल्पना दत्त तो शामिल थी, मास्टरदा की शिष्या थी, प्रीतिलता वाडेकर भी थी, ठीक है, और यह बीना दास भी थी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है। और मास्टरदा को किसने गिरफ्तार कराया था? नेत्रसेन ने गिरफ्तार कराया था, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दे करके और इसका पूरा का पूरा, ठीक है, कराया जा चुका है। आप पिछला जो वीडियो है उसको आप उठा के देख लें, ठीक है। और आप आइए, आप छठा, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक, मैडम ने वर्ष 1907 में, ठीक है, पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है, ये चीज है। देखो परिचय तो लिखो, ये गलत है। गलत क्यों हो गया ये पहले देखो, ये गलत है तो ये गलत क्यों है, ठीक है। तो यहां देखो हम लिख देते हैं, पूरा मैटर लिख देते हैं। देखो 1907 में सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, लिख लेना इंटरनेशनल, ठीक है, की बैठक कहां चल रही थी?
आप कहेंगे जर्मनी का शहर है स्टुटगार्ट, यहीं पर बैठक चली थी। तो इस बैठक में भारत की तरफ से 2 लोग आए थे, ठीक है, एक तो मैडम आ गई और दूसरा कौन है, आप कहोगे कि सर दूसरे हैं सरदार जी, रेवा भाई, राणा है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए क्योंकि यहां पेरिस लिख दिया गया इसलिए मैटर गलत हो गया। तो और पूछ क्या रहा है कि सही आपको लगाना है, सही को चूज करना है। फिर कह रहा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, जी हाँ निजी सचिव थी, क्लियर। और फिर कह रहा है कि मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, देखिए माता पिता भी पारसी थे और पति, ठीक है, भी पारसी थी, ठीक है। अब इनके पति का नाम क्या है, देखिए तो मैडम भीखा जी, तो इनका नाम हो गया, और मैडम भीखा जी रुस्तम, रुस्तम इनके हस्बैंड का नाम है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया, तो इनके माता पिता पारसी हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे 2 3 है, तो 2 3 आप विकल्प तलाशो कहाँ पर है, तो देखो 2 3 बी विकल्प है, ये भी सही हो गया, ठीक है। और ये भी आप जानते हो कि इनको क्या कहा जाता है, मैडम भीखा जी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है, ठीक है ना। और अब अगला देखते हैं 7वां, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो देखो बच्चों, ये जो रक्षा विभाग है ना, रक्षा विभाग, तो रक्षा विभाग किसके पास था, बलवंत सिंह के पास था, बलवंत सिंह। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन ये भी था। खाद्य और कृषि विभाग ये जो था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, ठीक है, क्लियर। अब 8वां देखो, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उनके मित्र ने धोखा दिया जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके फांसी दे दिया था। तो देखो आंसर कर लो तात्या टोपे। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो व्याख्या में हम क्या लाएंगे, पहली चीज तो याद रखना, व्याख्या में हम ये कह देंगे कि तात्या टोपे एक मराठा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। एक तो आपने ये चीज देख लिया, मराठा है, रामचंद्र पांडुरंग है, और इस बंदे ने किसका किसका सहयोग किया था, आप कहोगे नाना साहब का दिया था, ठीक है। और किसका दिया था सहयोग, लक्ष्मीबाई का नाम दिया था, लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना एक और बड़ी चीज है कि गुरिल्ला युद्ध 1857 के विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध को कितने लोगों ने किया है, तो आप कहेंगे कि सर 2 लोगों ने किया है, एक तो तात्या टोपे हैं, दूसरा कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, ठीक है, उन्होंने किया था, क्लियर। अब 57 का विद्रोह दमन कर लिया गया, और 1859 में तात्या टोपे कहाँ है, आप कहेंगे अलवर के जंगल में थे, छिपे हुए थे कि उसी समय मानसिंह नाम का इनका एक फ्रेंड था, और ये मानसिंह ग्वालियर घराने का या सिंधिया घराने का, ठीक है, दरबारी था ये, और इसी ने जो है सूचना दे करके तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया, और तात्या टोपे को, ठीक है, फांसी दे दी गई, ठीक है ना। और अब आगे चलते हैं, नाना साहब के बारे में भी बताने का कोई औचित नहीं है, 1857 है नहीं मैटर, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में ये बेकार का मैटर, अभी तो बेकार का मैटर है, जब हम 1857 में आ जाएंगे तो वहां पर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। 9वां कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध बना दिया। कह रहा है कि ये 4 विद्रोह दिए गए हैं, इसमें कौन विद्रोह है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है उल्लेखित किया है। तो देखो बच्चों, पहले इसका आंसर कर लो, ये देखो ये हमने आंसर कर दिया, ठीक है ना। अब मित्रों हमको एक काम करना है, ठीक है, कि पहली चीज तो ये देखो कि ये सन्यासी विद्रोह कब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना किताबों में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, 1770 से 1820 है।
अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो सन्यासी नाम है, ये सन्यासी हैं कौन? तो आप कहोगे सर ये मूलतः कृषक थे, लेकिन इनको सन्यासी नाम किसने दिया था? आप कहोगे कि सर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। ठीक है, क्लियर? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। एक चीज देखो, यहाँ आप बहुत गलती करते हो वॉरेन हेस्टिंग में। गलती यहाँ ये कर देते हो कि आपकी बहुत सारी जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं उसमें लिखा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग, अच्छे खासे एक्सपर्ट बता देते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छी किताबों में लिखा है, ठीक है, ये दुर्भाग्य है हमारा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं है। ठीक है, गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। तो आपको समझ में आ गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही कृषक विद्रोह को सन्यासी नाम दिया था। क्यों नाम दिया? क्योंकि ये सन्यासी के ड्रेस में चलते थे। अब पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था, तो आप क्या बोलोगे? तो आप कह देना कि सर मजनू शाह। ठीक है, एक नाम और रख लो, चिराग अली। ठीक है, एक और नाम आप रख लो, लेडीज का भी नाम रख लो, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। ठीक है, तो अब आपको याद रखना होगा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है वो आनंद मठ है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का विवरण दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है देवी चौधरानी, मतलब आनंद मठ के साथ साथ देवी चौधरानी भी, ठीक है, ये इनका उपन्यास है। और ये देवी चौधरानी कौन है? आप कौन कह देना कि सर सन्यासी विद्रोह की नेता है। ठीक है, और ये पूछ दे कि इसका नारा क्या है, सन्यासी विद्रोह का नारा क्या था, तो आप कह देना ओम वंदे मातरम। ठीक है, तो अब छोड़ देते हैं भील विद्रोह, रंग विद्रोह, दीनापुर का, वीरभूम का, ठीक है ना, क्योंकि ये विद्रोह का मैटर है। और वैसे भी सन्यासी विद्रोह में मैंने मैटर बहुत ज्यादा दे दिया है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आना है। देखो 10वां क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो डायरेक्ट आंसर कर लो इसको। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का है ये। क्लियर? और इसके अतिरिक्त इनकी किताबें हैं, ठीक है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ठीक है ना, भक्ति योग है, ये सब स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं। ठीक है, आप आगे चलो और ये भी जान लेना कि इनकी जो मैगजीन भी है दो, प्रबुद्ध भारत, ठीक है, इनकी अच्छी मैगजीन है। क्लियर? और अब 11वां देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। देखो ये 4 घटनाएं दी गई हैं और कह रहा है कि इसे क्रम करिए। ठीक है, तो देखो ऐसे में आना नहीं चाहिए फट से, इस अगर आप जानते हो तो इमीडिएट करना क्या चाहिए कि सबके सामने नाम लिख देना चाहिए या वर्ष लिख देना चाहिए। देखो ये जो बारदौली सत्याग्रह है ना, ये कब होगा? तो देखो इसको लिख लो, 1928 में होता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 17 में होता है। मोपला कब होता है? 1921 में होता है। उलगुलान या जनजाति विद्रोह, इसी को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है यार। ठीक है, बिरसा मुंडा इसके नेता है। ठीक है, उलगुलन का मतलब होता है, अगर पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है, मुंडा को उलगुलन कैसे कह दिया गया, तो आप कहोगे मुंडा को नहीं कहा जा रहा है सर, इसका मतलब होता है हलचल। ठीक है, क्लियर? अब ये विद्रोह होता क्यों है, ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको एक वर्ड में आप याद रखिएगा कि ये विद्रोह है खूटकंटी प्रथा के विरुद्ध है। ये खूटकंटी प्रथा के विरुद्ध है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये खूटकंटी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर खूटकंटी का मतलब होता है सामुदायिक खेती या सामूहिक खेती। तो जब सामूहिक खेती पर जमींदारों ने रोक लगाने की कोशिश की है, तो वो जो हलचल हुई है उसी हलचल के कारण जो है, ठीक है, इसे उलगुलन कहा जाता है और इसका नेता बिरसा मुंडा है। ठीक है, बिरसा मुंडा ये गिरफ्तार हुआ था, ठीक है ना, और बाद में रांची में ही, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित होकर के या टीबी से ग्रसित होकर मर गया था। तो अभी और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब इसको मिलान तो कोई मतलब नहीं रह गया है, तो मिलान में मिला लीजिएगा या मिला देते हैं।
कभी कभी ये गलत हो जाता है ये बनाने में, तो इसलिए मिलाना जरूरी भी हो जाता है। तो आइए मिलाते हैं। ए सबसे पहले आ जाएगा ये देखो, उलगोलन जनजाति विद्रोह, इसका डेट नहीं लिखा इसलिए तो कंफ्यूजन हो जाता आपको, इसलिए मिलाना जरूरी था। फिलहाल आप याद रखना कि ये जो विद्रोह होता है ये कब होता है, तो आपको कह देना 1899 में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आया, फिर 17 आएगा, फिर 3 आ रहा है, मतलब मोपला आएगा, फिर 1 आ रहा है, 1928 आ रहा है। अब तो मिला लेंगे, ठीक है ये। और अब आगे चलते हैं 12। तो देखो इसमें विवाह की आयु की बात की गई है। देखो हरविलास शारदा एक समाज सुधारक थे, आर्य समाजी थे, ध्यान दीजिएगा, आर्य समाजी कौन थे, हरविलास शारदा थे, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति वाइसराय इरविंग ने किया था, क्या करने के लिए, तो लड़कों की और लड़कियों की आयु बताने के लिए कि किस लड़के और लड़की की शादी होना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था, तो 21 से नहीं भाई, ये तो आज की भी बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब आता है 18 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है, यही सही है, ठीक है ना, ये सभी गलत है। क्लियर। तो इसमें नरेशन तक कोई मतलब नहीं रह जाता, जो जितना नरेशन था वो मैंने कर दिया था। तीसरा क्या है, दूसरे विश्व युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष 1939 में भारत सरकार द्वारा भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में घोषित कर दिया गया था ना, लेकिन घोषित करने से पूर्व क्या उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से परामर्श किया था? कतई नहीं किया था, नहीं किया था। इसका मतलब ये गलत हो गया ना, ये तो गलत हुआ, पहला गलत हो गया। अब कह रहा है दूसरा, देखो आप, दूसरे में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत द्वारा युद्ध में भाग लेने का विरोध किया था। जी हाँ, ये सही है, महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। तो अब निशान लगा लो आप यहाँ पर, क्या निशान होगा, तो आप कहोगे कि सर ये वाला सही है, ये वाला, ठीक है, बी, ये सही है, ठीक है। अब आगे चलो, 14 देखो, कह रहा है कि 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था। देखो ये क्रांतिकारियों का मैटर है, ठीक है, और क्रांतिकारियों का मैटर अभी, ठीक है, लिया तो गया है लेकिन व्यापकता नहीं दी गई है। तो आप कह देना कि सर इसका जो आंसर है वो है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने ही जो है, ठीक है, जब HSRE हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है ना, ठीक है, पर जब बैन लगा दिया गया था, सॉरी मैं गलत बोल गया, फिर से मैं ध्यान दूं, ये देखिए एक हम लिख देते हैं, ठीक है, हम सोशलिस्ट बोल गए। देखो एक संस्था बनी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, और कब बनी थी, 1924 में बनी थी, ठीक है। और इसका जो संविधान है उसको आप याद रखना, येलो पेपर HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का यह संविधान था। और यह संविधान कहाँ लिखा गया था, इलाहाबाद में लिखा गया था। क्लियर। तो जब पुलिस ने ये, और HRA का सबसे बड़ा कार्य क्या है, आप कहेंगे काकोरी कांड है। 1925 में काकोरी में जो ट्रेन डकैती हुई थी वो किसने किया था, HRA ने ही कराया था, ठीक है। तो जब HRA पर बैन लगाया जाने लगा तब HRA के स्थान पर सरदार भगत सिंह ने इस नौजवान सभा का गठन किया था, ठीक है ना। तो ये आपने कर लिया। और अब अगला चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक, क्लियर। तो पहले तो आंसर करो, मैडम ब्लावत्स्की। ये कौन है ब्लावत्स्की, तो आप कहते हैं रशियन लेडी है, और ये कर्नल है HS अल्काटिया, USA के कर्नल है,
ठीक है, इन दोनों ने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, भारत में किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहो, ठीक है, सावधान आपको इसलिए रहना है कि जो आपकी किताबें होंगी, ठीक है, उसमें ये तो दे दिया कि 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी और किसने किया था। तो आप याद रखना कि 1879 में हुई थी, ठीक है, क्लियर। 1882 में तो इसका मुख्यालय बनता है मद्रास में, ठीक है, मद्रास के पास अडयार में, ठीक है, और यही अडयार का मुख्यालय जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। क्लियर हो गया? तो इसकी स्थापना किसने किया? इन्होंने किया, ठीक है ना, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन यार आपसे पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में थियो क्या है, थियो क्या है? तो आप याद रखना, अगर थियो का मतलब होता है, ठीक है, थियो का मतलब बच्चों होता है ईश्वर, ईश्वर होता है, ठीक है ना, और सोफिकल का मतलब होता है रहस्य, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि थियोसॉफिकल में क्या है? ईश्वरीय रहस्य। और खास बात याद रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ये मूर्ति पूजा का विरोध करती है। अरे मूर्ति पूजा का विरोध तो नहीं, समर्थन करेगी। और एक चीज आप और याद रखना, ठीक है, यह सती व्रत का भी समर्थन करती है, लेकिन शर्त यह है कि सती व्रत कैसा होना चाहिए? स्वेच्छा से अगर किया जा रहा है, कोई अपने प्रिय की याद में अपने जीवन को संचालित नहीं कर पा रही है, तो चाहे तो अपने जीवन का अंत कर सकती है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स शिष्टमंडल के प्रस्ताव को ठुकराया था। यस सर, ठुकरा दिया था, ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में केवल कांग्रेस नहीं गलत है, तो इसका मतलब केवल एक सही है, तो इसका निशान लगा दीजिए। क्रिप्स मिशन पर वैसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, केवल एक सही है, ठीक है। आगे चलो, 17 देखो क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक में प्रस्तावित किया गया था कि राज्य के पास महत्वपूर्ण उद्योग, खान तथा परिवहन साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण रहेगा। क्या सीधी सी बात है कि कराची अधिवेशन 1931, ठीक है, यह आर्थिक अधिवेशन ही कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और, ठीक है, प्राइवेट फैक्ट्रियों का नेशनलाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। तो इसका आंसर कर लो। कराची अधिवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, 18 देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास पर क्या आरोप लगाया गया था? यही ना। तो आप कहोगे कि सर मैं जहां तक याद करता हूं कि यह दिसंबर है, 1912 है, और वाइसराय होर्डिंग सेकंड ये चांदनी चौक में है, और जो नई दिल्ली है इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो बिल्डिंग बनने वाली थी उसका शिलान्यास करने जा रहे थे। तो इसी समय, ठीक है, मास्टर अमीन चंद है, अवध बिहारी है, बाल मुकुंद है और बसंत विश्वास है। इन लोगों ने क्या किया? ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की बम से हत्या करने की कोशिश किया। इसी को दिल्ली बम कांड भी कहा जाता है या दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर देखो ये लिखा है, ठीक है। अब 19 देखो, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किया था? ठीक है, पहले आंसर कर लो, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखो ये इंडियन ओपिनियन है 1894 में, ठीक है, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। ये अंग्रेजी में निकलती थी, ठीक है ना, पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अब थोड़ी सी चर्चा करना है। देखो ये अफ्रीकन कुछ नहीं है, ये हम दिमाग की खुरापात है, ठीक है। अभी देखो ये इंडिया गजट है,
तो आप याद रखना इंडिया गजट ये जो है ये एग्जैक्टली इंडिया गजट है नहीं, ठीक है, ये है बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट। और बंगाल गजट क्या है, 1780 में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय पत्र है, समाचार पत्र है। और इसको निकाला किसने था, आप कहोगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। मतलब हिंदुस्तान की समाचार पत्रों का जो इतिहास है उसमें, ठीक है, सबसे पहला कौन है, अखबार कौन सा है, बंगाल गजट है। अब देखो ये जो नवजीवन है ये गांधी जी का अखबार है भाई, और ये कहाँ से निकलता था, तो आप कहोगे कि सर यह अहमदाबाद से निकलता था, ठीक है, क्लियर। इसमें देखो गांधी जी में सब कुछ तो सही है, गांधी जी में एक चीज याद रखना, देखो ये हरिजन, जो लड़के से पूछा जाता है कि परिचय नवजीवन की भाषा जान लेना गुजराती में। अब यहाँ आ जाओ, जैसे एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि जो हरिजन है, गांधी जी की जो हरिजन पत्रिका है, यह किस भाषा में निकलता था, ठीक है। तो आप पहले 3 नाम आप याद रखो, हरिजन हो गया 1, हरिजन बंधु हो गया 2, और हरिजन सेवक हो गया, हरिजन सेवक, ठीक है। ये तीनों ही कहां से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलते थे। लेकिन लैंग्वेज क्या है, तो आप कहोगे हरिजन अंग्रेजी में है, हरिजन बंधु गुजराती में है, और हरिजन सेवक ये हिंदी में है। ये तीनों कब निकलते हैं, तो देखो 1933 से एग्जैक्ट है, और वैसे तो यूपीपी से 1934 पूछ रखा है, 33 तो विकल्प में ही नहीं है, तो वो अलग की बात है, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या हुआ, 1933 होगा। और अब 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप कह देना कि सर कराची अधिवेशन, जहां पर मौलिक अधिकारों की बात की गई, और जहां पर जहां पर क्या हुआ था, आप कहेंगे आर्थिक अधिवेशन, अभी हमने बताया था, और यहीं पर कहा गया था कि सेवा क्षेत्र में हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, नमस्ते।